प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर सुनील कुमार शर्मा, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय करौली, BA पार्ट फर्स्ट हिंदी साहित्य, द्वितीय पृष्ठ पत्र, हिंदी उपन्यास और कहानी। अब तक मैंने आपको हिंदी उपन्यास के प्रेमचंद युग तक के साहित्य के बारे में चर्चा की। आज प्रेमचंदोत्तर हिंदी उपन्यास की यथार्थवादी जो काव्य धारा उसके बारे में और स्वतंत्रोत्तर हिंदी उपन्यास के बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसा कि प्रेमचंद के बाद हिंदी उपन्यास अपनी समृद्धि को धीरे धीरे प्राप्त करने लगी और इसके बाद आदर्शोन्मुखी यथार्थवाद से प्रेरित होकर प्रेमचंद ने अपने उपन्यास लिखे और धीरे धीरे यथार्थवाद उपन्यास में अपना स्थान ग्रहण करता रहा। यथार्थवाद का वास्तविक संबंध फ्रेंच विद्वान यथार्थवादी स्कूल से है। इसका प्रथम प्रयोग सन 1835 ईस्वी में आदर्शवादी विचारधारा में विश्वास रखने वालों के विरुद्ध सौंदर्यवादी विवरण के रूप में हुआ था। बाद में 1856 में एक पत्रिका रियलिज्म की स्थापना के पश्चात इसका प्रयोग साहित्य में होने लगा। दुर्भाग्य से यथार्थवाद का विशेष महत्व प्लावे, जोला, उनके सहयोगियों द्वारा साहित्य में अपनाई जाने वाली अनैतिक मान्यताओं एवं निम्न कोटि के विषयों के विरुद्ध उठे कटु विवाद में बहुत कुछ अंशों में न्यून हो गया। इसके परिणाम स्वरूप यथार्थवाद का प्रयोग आदर्शवाद के भिन्न रूप के ही अर्थ में ग्रहण किया जाने लगा। हिंदी साहित्य में भी यथार्थवाद अपने आप में बहुत ही महत्व रखता है और हिंदी में भी यथार्थवाद ने कला का संबंध विज्ञान से स्थापित किया और उसके विश्लेषण शक्ति से विभूषित किया। यथार्थवाद कट्टर सामाजिक व्यवस्थाओं, रूढ़ियों एवं अंधविश्वासों के प्रति अनास्था का भाव प्रकट करता है। यथार्थवाद की सीमाएं केवल उच्च वर्गीय व्यक्तियों तक ही सीमित नहीं है, वह मध्यम वर्गीय और निम्न वर्गीय व्यक्तियों को भी समान से अपने चित्रण का आधार बनाता है। वह पात्रों की चारित्रिक दुर्बलताओं को स्वीकार करता है यथार्थवादी, और आदर्शवादियों की भांति उन्हें एक विशिष्ट मोड़ देने या दे देना उसे स्वीकार्य नहीं है। यथार्थवाद लघुता के प्रति कभी अपनी विरक्ति प्रकट नहीं करता है और न ही दैवीय शक्तियों के प्रति उसकी आस्था रहती है। यथार्थवाद जीवन के सत्य को चित्रित करता है और उन जीवन सत्यों में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं रखता। यथार्थवाद स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर उन्मुख होता है और परिवर्तनशील परिस्थितियों तथा वैचारिक दृष्टिकोण से प्रेरणा ग्रहण कर कला को नवीन वातावरण में गतिशील करता है। यथार्थवाद व्यक्ति को समाज का अभिन्न अंग स्वीकार कर उसकी अखंडता के प्रति आस्थावान है। वह व्यक्ति की स्वतंत्र सत्ता एवं समाज निरपेक्ष अस्तित्व को स्वीकार करता है। प्रतिभा के अभाव में यथार्थवादी चित्रण एक विद्रूप बन जाता है। तो यथार्थवाद जो है वो अपने आप में यथार्थ स्थिति को चित्रित करने के लिए है। भारत में भी यथार्थवादी लेखकों में यशपाल, जिन्होंने गांधीवाद की सब परीक्षा लिखने की प्रेरणा दी थी। तो इस प्रकार से जिन प्रबलन दादा कामरेड, देशद्रोही, इस प्रकार के उनके उपन्यास हैं, जिन उपन्यासों में उन्होंने दिव्या ऐतिहासिक उपन्यास है जिसमें बौद्ध युग के यथार्थ चित्रण को उन्होंने महत्व दिया है। यशपाल ने मनुष्य के रूप, अमिता, अशोक के हृदय परिवर्तन पर आधारित है। दिव्या और अमिता के द्वारा बौद्ध युग की चित्रमय भूमिका में कल्पित कथा प्रसंगों के द्वारा लेखक ने जीवन संबंधी अपनी धारणाओं को कला माध्यम से व्यक्त करने का प्रयास किया है। यशपाल के बाद आते हैं दूसरे लेखक यथार्थवादी उपेंद्रनाथ अश्क। अश्क का पहला उपन्यास सितारों का खेल सन 1937 में प्रकाशित हुआ। इसमें आधुनिक ढंग के रूमानी प्रेम की कथा वर्णित है। दूसरा उपन्यास गिरती दीवारें, यह सन 1947 में प्रकाशित हुआ। निम्न मध्य वर्ग के वातावरण का चित्रण और उस अंधेरे में अपनी प्रतिभा का विकास पथ खोजने वाले अति भावप्रणव युवक की तड़प और उसकी मानसिक विकास की स्थिति को इस उपन्यास में चित्रित किया गया है। उपेंद्रनाथ अश्क
के तीसरे उपन्यास गर्म राख और अस की दो अन्य और उपन्यास हैं बड़ी बड़ी आंखें तथा पत्थर अलपत्थर। बड़ी बड़ी आंखों में प्रकृति सुंदर दृश्य एवं हृदय की निर्मलता वर्णित है। उपन्यास की नायिका का चित्रण अत्यधिक सजीव तथा मोहक है। पत्थर अलपत्थर में कश्मीर के एक गांव को कथा केंद्र तथा उस गांव के एक कूड़े वाले हसनदीन को नायक बनाकर कथा अग्रसर की है। इसके बाद आते हैं जैनेन्द्र। उपन्यास और कहानी दोनों के लिए प्रेमचंद ने मनोविज्ञान की उपयोगिता को स्वीकार किया था और उस मनोविज्ञान पर आगे कुछ लोगों ने काम किया। हिंदी में मनोवैज्ञानिक उपन्यासों का सूत्रपात जैनेन्द्र के प्रथम उपन्यास परख, तत्पश्चात इलाचंद जोशी, अज्ञेय, भगवती प्रसाद वाजपेयी, देवराज, प्रभाकर माचमे, धर्मवीर भारती, नरेश मेहता, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, भारत भूषण अग्रवाल इत्यादि ने उपन्यासों हिंदी में मनोवैज्ञानिक उपन्यास को स्वतंत्र व्यक्तित्व प्रदान करने में सहयोग प्रदान किया। हिंदी के मनोवैज्ञानिक उपन्यास को ठीक ठीक समझने के लिए जैनेन्द्र, इलाचंद्र जोशी, भगवती प्रसाद वाजपेयी, अज्ञेय और डॉक्टर देवराज की औपन्यासिक वृत्तियों का अलग से अध्ययन करना जरूरी है। जैनेन्द्र ने परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, सुखदा, विवर्त, व्यतीत, जयवर्धन, मुक्तिपथ, अनंतर और अनाम स्वामी जैसे उपन्यास लिखकर हिंदी उपन्यास परंपरा को समृद्ध किया। जैनेन्द्र के उपरांत इलाचंद्र जोशी हिंदी के दूसरे महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार हैं। उन्होंने जैनेन्द्र के साथ ही उपन्यास लिखना आरंभ किया। उनका पहला उपन्यास घृणामयी 1929 में प्रकाशित हुआ, जो आत्मकथात्मक शैली में लिखा हुआ है। इलाचंद्र जोशी के अन्य उपन्यास हैं सन्यासी, प्रेत और छाया, पर्दे की रानी, निर्वासित, मुक्तिपथ, सुबह के भूले, जिप्सी, जहाज का पंछी, ऋतुचक्र, भूत का भविष्य आदि। इस प्रकार से इलाचंद्र जोशी ने भी जैनेन्द्र की परंपरा को आगे बढ़ाया। अब जैनेन्द्र और इलाचंद्र जोशी के बाद मनोवैज्ञानिक उपन्यासकारों में जो प्रमुख नाम आता है वो है अज्ञेय। सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञेय ने हिंदी के मनोवैज्ञानिक उपन्यासों को इस अर्थ में आगे बढ़ाया कि उनके उपन्यासों में मनोविज्ञान और उपन्यास कला का सुखद सामंजस्य है। अब तक उनके 3 उपन्यास प्रकाशित हुए हैं। शेखर एक जीवनी, पहला भाग 1940, दूसरा भाग 1944, नदी के द्वीप 1951 तथा अपने अपने अजनबी 1961। शेखर एक जीवनी रोमियो रोला के ज्यों क्रिस्तोफ से प्रेरित उपन्यास है, जिसमें शेखर के बचपन, किशोरावस्था और युवावस्था का विकास एक मनोवैज्ञानिक अध्ययन के रूप में सामने उपस्थित होता है। इस संबंध में अज्ञेय ने आत्मनेपद अपने निबंध में लिखा है, ज्यों क्रिस्तोफा के अनवरत आत्मशोध और आत्म साक्षात्कार का जो चित्र रोला ने प्रस्तुत किया है, उसमें मुझे अवश्य प्रेरणा मिली, लेकिन न तो शेखर उपन्यास ज्यों क्रिस्तोफा जैसा उपन्यास है, न शेखर पात्र वैसा पात्र है। इस प्रकार से हिंदी के मनोवैज्ञानिक उपन्यासों में जैनेन्द्र का प्रमुख रूप से योगदान है। इसके बाद आते हैं डॉक्टर देवराज। आधुनिक कथा साहित्य और मनोविज्ञान के ज्ञाता डॉक्टर देवराज, इन्होंने भी हिंदी के मनोवैज्ञानिक उपन्यासों के रूप में कई उपन्यास लिखे हैं, जिनके माध्यम से ये उपन्यास अपने आप में अपना महत्व स्थापित करते हैं। फिर आता है भगवती प्रसाद वाजपेयी। भगवती प्रसाद वाजपेयी ने 1926 में प्रेम पथ नाम का उपन्यास लिखा और इनके उपन्यासों की संख्या 40 के आसपास है। वाजपेयी के हर उपन्यास में नैतिक मर्यादाओं के उल्लंघन और वासना का खेल अक्सर देखने को मिलता है। डॉक्टर देवराज, जैसा कि मैंने आपको बताया था, इनका पहला उपन्यास पत्थर की खोज 2 भागों में है, जो 1951 में प्रकाशित हुआ था। और इसके बाद बाहर भीतर, रोड़े और पत्थर, मैं बे और आप, अजय की डायरी, दूसरा सूत्र आदि उपन्यास इन्होंने लिखे। तो इस प्रकार से डॉक्टर देवराज ने भी मनोवैज्ञानिक उपन्यासों में अपनी महत्ता निर्धारित की। उपयुक्त उपन्यासकारों के अतिरिक्त सियाराम शरण गुप्त ने उपन्यास नारी को कई दृष्टिकोणों से जैनेन्द्र के त्यागपत्र उपन्यास से उसकी तुलना की जाती है। सियाराम शरण गुप्त ने नारी उपन्यास लिखा था, जिसकी तुलना त्यागपत्र जो जैनेन्द्र का उपन्यास उससे देखने को मिलती है।
धर्मवीर भारती ने गुनाहों का देवता 1949 में स्नेह और वासना, भावना और शरीर के द्वंद्व का चित्रण करके वासना और शरीर की आवश्यकता का प्रतिपादन किया है। डॉक्टर प्रभाकर माचवे ने आभा, परंतु, सांचा, नरेश मेहता ने डूबते मस्तूल, यह पथ बंधु था, धूमकेतु, एक श्रुति, गिरधर गोपाल का चांदनी रात के खंडहर, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने सोया हुआ जल, कृष्ण बलदेव वैद्य ने उसका बचपन, डॉक्टर रघुवंश ने तंतुजाल, लक्ष्मीकांत वर्मा ने खाली कुर्सी की आत्मा, एक कटी हुई जिंदगी, एक फटा हुआ कागज, मोहन राकेश ने अंधेरे बंद कमरे, निर्मल वर्मा ने बेदिन, उषा प्रेमदा ने 55 खंबे लाल दीवारें तथा रुकोगी नहीं राधिका, राजकमल चौधरी के नदी बहती थी, शहर था शहर नहीं था, मछली मरी हुई देहगा था। इस प्रकार के उपन्यास हैं। मृदुला गर्ग के उसके हिस्से की धूप, वंशज, चित्रकोपरा, अनित और भारत भूषण अग्रवाल के लौटती लहरों की बांसुरी इत्यादि उपन्यासों में वे समस्याएं उठी हैं। सामान्यतः मनोवैज्ञानिक उपन्यासों के क्षेत्र की समस्याएं उनको माना जा सकता है। इन समस्याओं को इन उपन्यासकारों ने प्रस्तुत भी मनोवैज्ञानिक उपन्यासों की शैली में किया है। जाने अनजाने इन सब उपन्यासकारों पर मनोविश्लेषण के सिद्धांतों का प्रभाव है। यह बात अलग है कि ये उपन्यासकार पात्रों की मनोवैज्ञानिक समस्याओं को प्रस्तुत करते समय उस समाज पर भी दृष्टि रखते हैं जिस समाज से ये पात्रों को उठाते हैं। अनेक बार तो इनके उपन्यासों में आत्मकथात्मक तत्व इतना अधिक होता है कि पाठक ने उपन्यासकारों के जीवन की यथार्थ घटनाओं से मिलाकर देखने लगते हैं। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि मनोवैज्ञानिक उपन्यास का अर्थ यह माना जाए कि वे अवचेतन और अचेतन के स्तर की मनस्थिति का प्रलेख है, और मनोवैज्ञानिक उपन्यास के आदर्श उदाहरणों के रूप में वर्जीनिया वुल्फ, जेम्स जॉयस, मार्शल, प्रस्तुत डोरी रिचर्डसन के उपन्यासों को सामने रखा जाए तो हिंदी के बहुत कम उपन्यासकार मनोवैज्ञानिक उपन्यास की कसौटी पर खरे उतरेंगे, किंतु हिंदी में सामान्यतः उन उपन्यासों को मनोवैज्ञानिक उपन्यास माना गया है जिनमें मनुष्य के बाह्य क्रियाकलापों को महत्व न देकर उसके मानसिक क्रियाकलाप को महत्व दिया गया है, और यह मानसिक क्रियाकलाप असामान्य मनोविज्ञान अथवा मनोविश्लेषण शास्त्र के अनुकूल है। मनोवैज्ञानिक उपन्यास की इस धारणा की दृष्टि में रखकर हिंदी के जिन उपन्यासों की चर्चा ऊपर की गई है उनकी कुछ सामान्य विशेषता यह है कि उपन्यासों में स्थूल कथा तत्व अत्यंत क्षीण हो गया है। कथा कहने की जो शैलियाँ इन उपन्यासों में अपनाई गई हैं वे आत्मकथात्मक शैली, पूर्वदीप्त शैली, मुक्त आसंग शैली, डायरी शैली इत्यादि हैं। इस प्रकार से मनोवैज्ञानिक उपन्यासों का ये स्वरूप मैंने आपके सामने रखा, और इसके माध्यम से मैंने आपको हिंदी के मनोवैज्ञानिक उपन्यासकारों के प्रमुख उपन्यासों का परिचय प्रदान किया। आज बस इतना ही। धन्यवाद।